हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो अपने एथिक्स की जो सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, उसके अंदर हम आगे बढ़ चुके हैं और आज अपना जो है थर्ड डे है। और थर्ड डे के अंदर जो टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और अपनी क्लास को मैं आगे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी अपनी क्लास है उसका औचित्य तभी पूरा होगा जब वो टॉपिक जो एक दिन पहले मैं आपको देती हूँ उसको आप कंप्लीट करके आओगे। मतलब आप अपने सिलेबस को जो है अपने नोट्स अपनी बुक से पढ़ के आओगे। उसके बाद में आप यहाँ पे आके टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। चाहे अगर ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हो तो घर से अटेम्प्ट करो, बट उसको लिमिटेड जो आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके अंदर उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो। और उसके बाद में जब आप इस क्लास को लोगे तभी इस क्लास का फ़ायदा है, अदरवाइज इस क्लास का उतना फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। फिर जिस जिसकी कॉपीज़ आई है मैंने उनको भिजवा दी है, किसी की पेंडिंग रही है तो आप मेंशन कर दीजिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज के जो अपने टॉपिक हैं वो है नैतिक संप्रत्यय, जैसे रित और ऋण, कर्मवाद से प्रेरणा, ये नया टॉपिक जो है वो जोड़ा है। कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और सद्गुण की अवधारणा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। वैसे तो आपके नोट्स में आपकी बुक्स में प्रॉपरली दिया हुआ है ही। तो ये जो थीम्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, उनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, अगर कोई वेद से लिया है तो कौन से वेद से लिया है, या फिर इसका जो फिलोसॉफिकल बैकिंग है वो अपने को पता होना चाहिए। यानी इसका दार्शनिक आधार क्या है, क्या किसी दार्शनिक ने शुभ के बारे में कुछ कहा है, क्या किसी दार्शनिक ने सद्गुण के बारे में कहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करनी है। जैसे रित है, रित क्या होता है, रित के प्रकार क्या है, अगर रित के प्रकार है कोई, और उसके बाद में अगर कोई फिलोसॉफिकल आधार है इसका तो वो आप मेंशन करो। और उसके बाद में इन सब चीज़ों का प्रशासन के अंदर महत्व क्या है, इसके साथ आपको अपना जो है शॉर्ट नोट कंप्लीट करना है। तो कोई भी टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्योंकि जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो प्रशासनिक सेवा के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उसका रिलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता क्या है प्रशासन के अंदर, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आधुनिक, आज के जो युग है, आज का जो समाज है, उसके अंदर इन चीज़ों की क्या प्रासंगिकता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप मेंशन कर लो अपने शॉर्ट नोट में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। अब हम आगे चलते हैं। तो ये अपने डे वाइज जो शेड्यूल है इसके अंदर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। नैतिक संप्रत्यय, रित, ऋण, कर्मवाद से प्रेरणा, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और सद्गुण की अवधारणा। तो ये सारे जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आधुनिक टाइम में, यानी कि मॉडर्न जो टाइम है उसके अंदर ऋण की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और व्यक्तिवाद के इस दौर में हमें पता है कि अभी जो है हर कोई खुद के बारे में सोचता है, ऐसा एरा चल रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है। तो व्यक्तिवाद के दौर में सामाजिक जिम्मेदारी, जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो पर्यावरण की स्थिरता है यानी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए ऋण की जो ये अवधारणा है इसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ऋण का जो कंसेप्ट है वो बताना चाहिए। ऋण क्या होता है, कितने प्रकार के ऋण हमारे जो वेदा है या फिर एंशिएंट जो भी माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसके अंदर लिखे हुए हैं वो हमें मेंशन करने हैं। और फिर उसके बाद में एक एक करके हम उसकी जो आज के टाइम पे जो पॉइंट्स आपको दिए हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी के अंदर उसकी प्रासंगिकता क्या है, या पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपने आंसर पे आते हैं। तो जो भारतीय दर्शन है, इंडियन जो फिलोसॉफी है, उसके अंदर ऋण जो है एक तरीके से उधार है, डेट है हमारे ऊपर। जो समाज की जिम्मेदारी और पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसके लिए बहुत एक अच्छा माध्यम है कि जो ऋण का कॉन्सेप्ट है वो हम यूज कर सकते हैं। मुख्य प्रकार से तीन तरीके के जो है ऋण हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है उसके अंदर दिए हुए हैं। पितृ ऋण, उसके अलावा ऋषि ऋण और देव ऋण, ये तीन ऋण प्रमुख है और उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। पितृ ऋण की बात करें तो ये एक तरीके से हमारे ऊपर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, उसका हमें एहसास करवाता है कि जो भी हमें मिला है, जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारे माता पिता से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से मिला है। उन्होंने हमें शिक्षित किया, हमारी सुरक्षा करी, जब हम जो केपेबल नहीं थे तब हमें पाल पोस कर बड़ा किया। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति। इस अवधारणा के साथ जो है पितृ ऋण को हमें समझना चाहिए।
तो हम जो कुछ भी आज हैं वो हमारे पूर्वजों और समाज की देन है। और आज की प्रासंगिकता की अगर मैं बात करूँ तो व्यक्तिवाद हमें सिखाता है कि जो कुछ भी मैं हूँ वो मेरे ही बलबूते पे हूँ। ये व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो मैंने खुद के दम पे हासिल किया है। लेकिन पितृ ऋण का जो कंसेप्ट है वो हमें याद दिलाता है कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे जो साथी हैं, उन सब के सहयोग से ही हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आज हम हैं। तो उनसे हमें बहुत कुछ मिला है, जैसे शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और भी बहुत कुछ। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसे किसी न किसी तरीके से उन्हें वापस लौटाएँ। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि इस ऋण को चुकाने का क्या तरीका हो सकता है? तो अगर हमारी सोसाइटी को हमें कुछ चीज़ वापस करनी है, तो हम लोक कल्याण कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, संधारणीय विकास की, तो उस पे हम फ़ोकस कर सकते हैं। तो इससे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है मूल आधार जो बनता है, वो है पितृ ऋण। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को। आपके पास फैक्चुअल नॉलेज तो है कि देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, लेकिन उसका प्रासंगिकता, उसका यूज़ कैसे करोगे आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, आज की जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर और प्रशासन के अंदर, ये चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है और अपने को अपनी कॉपी पे उतारनी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने ऋषि ऋण की बात करते हैं। तो जो हमारा बौद्धिक विकास हुआ है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, वो हमारे गुरु की ज्ञान की वजह से हुआ है और उसको हमें वापस लौटाना होगा। अब ज्ञान हम जो है जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये ऋण हम उतार पाएंगे। तो ये ऋण हमें उन गुरुओं और ज्ञान की परंपरा के प्रति जिम्मेदार बनाता है, जिससे हमें जो आज के टाइम पे हमारी जो समझ विकसित हुई है, जो नॉलेज हमें मिला है, जो विजडम हमारी क्रिएट हुई है, उसके प्रति जो हमारा डेट है वो है। इसकी प्रासंगिकता क्या है? तो यह हमें केवल अपने बारे में सोचने की बजाय कि हमें ठीक है ज्ञान मिल गया, हम बहुत समझदार हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, बट इस इंटेलेक्चुअलिटी का जो बौद्धिक क्षमता है उसका यूज भी हमें करना है और ये ज्ञान का जो है हमें आगे साझा करना है, विस्तार करना है और समाज को भी हमें शिक्षित करना है। तो इस तरीके से समाज के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे शिक्षित करने की, वो जो है जो ऋषि ऋण है उसके द्वारा कंप्लीट की जा सकती है। नेक्स्ट है देव ऋण, जो हमारी नेचर है, हमारे देव हैं, हमारे गॉड है, उनके प्रति जो हमारा ऋण है, ये उसके बारे में डिस्कस करता है। तो हमारी प्रकृति ने, हमारे भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा दी, पर्यावरण दिया, पर्वत दिए, पेड़ दिए। तो ये जो प्रकृति हमें मिली है वो भगवान की ही देन है और इसके प्रति हमारा डेट बनता है, हमारा ऋण बनता है। तो जो ये ऋण चुकाएंगे, हम कैसे चुका सकते हैं? तो प्रकृति की रक्षा कर कर, इसका संधारणीय यूज करके हम इसे चुका सकते हैं। तो वेदा के अनुसार देव वे शक्तियां हैं जो हमें जीवन देती है, जैसे सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी। पर्यावरण के अंदर जो है देव ऋण का अर्थ है कि हम प्रकृति के कर्जदार हैं। वह जो हम हवा ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं, ये मुफ्त नहीं है, हमें ये चीजें देव को चुकानी है वापस। तो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, स्थिरता की बात करते हैं, संधारणीयता की बात करते हैं। तो इस ऋण को चुकाने का एकमात्र तरीका है कि प्रकृति को हम कंजर्व करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, संसाधनों का एकदम संधारणीय उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ये कोई ऐसा नहीं है, बल्कि अपना कर्ज वापस करना है। अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो हम किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से ड्यूटी है, हमारा ऋण है प्रकृति का, जो हम वापस उन्हें चुका रहे हैं। इस तरीके से हम जो है एक एक कंसेप्ट को हमने कनेक्ट किया कि किस तरीके से हम समाज और किस तरीके से हम पर्यावरण को जो है ये कर्ज वापस चुका सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात हुई थी, व्यक्तिवाद की। तो उपभोक्तावाद एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आधुनिक समस्या क्या है व्यक्तिवाद के अंदर? तो संसाधनों का हम अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं उपभोक्तावाद के अंदर। अब ऋण के थ्रू हम इसका समाधान कैसे करेंगे? ऋण में इसकी सॉल्यूशन कहाँ छुपा है? तो जो देव ऋण हमने सीखा है कि प्रकृति से उतना ही हमें लेना है जितना हम वापस लौटा सकते हैं, तो इससे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर अकेलापन आज की एक समस्या है। इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो ये मेरा है, मेरा विकास, मैं ऐसे करूँ, सब कुछ मैं से जुड़ा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो पितृ ऋण के अंदर हम समाज और परिवार के कल्याण की बात करते हैं, उनके लिए कुछ कार्य करने की बात करते हैं। तो यहाँ से उसका सॉल्यूशन होगा कि उनके प्रति हमारी ड्यूटी की हमें एहसास होना चाहिए। तीसरी चीज़ है अहंकार। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है कि सफलता का जो श्रेय है वो खुद को ही देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने पढ़ाई करी तो मैं ये बन गई,
एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एक्चुअल में ये नहीं है। किसी की भी सफलता हो तो ये बहुत कलेक्टिव प्रयास होते हैं, उसके थ्रू होता है, टीम वर्क होता है। वो हमारे दोस्तों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं ऋषि ऋण की, तो दूसरों के योगदान को भी हम स्वीकार करते हैं ऋषि ऋण के कॉन्सेप्ट को जब हम अपनाएंगे। तो इस तरीके से जो समस्याएं हैं उसका हल हमारी जो एंशियंट फिलोसॉफी है उसके अंदर छुपा हुआ है, और वहां से हम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से ये सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ऋत ऋण, दो टॉपिक थे, तो एक क्वेश्चन हमने ऋण से लिया, एक क्वेश्चन हम ऋत से ले रहे हैं कि ऋत को परिभाषित करना है कि ऋत का कंसेप्ट है क्या, और वैदिक दर्शन में एक ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के रूप में इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऋत का कंसेप्ट है क्या। ऋत का कंसेप्ट है तो उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका महत्व क्या है, और उसके महत्व को ब्रह्मांड के अंदर और नैतिकता के तौर पे तो हमें पता होना ही चाहिए, और उसका जो सिग्निफिकेंस है या उसका यूज है जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर सकते हैं, यानी प्रशासन में उसका महत्व क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसका आंसर अपने करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऋत जो है भारतीय जो एंशियंट फिलोसॉफी है या भारतीय परंपरा के अंदर एक महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। और सरल शब्दों में बात करें तो जो शाश्वत नियम है यानी यूनिवर्सल लॉज है, ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वो पूरे संसार को एक तरीके से संचालित करती है। फॉर एग्जाम्पल सूरज जो है हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है, इसमें कोई अपवाद नहीं हुआ आज तक। हमेशा एक फिक्स जो टाइम रहता है मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, उसी टाइम पे जो सूरज है उगता है पूर्व दिशा से और पश्चिम में छिपता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, ब्रह्मांड का जो व्यवस्था है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का अपवाद जो है नहीं होता। ऋत वह शक्ति है, जैसे अगर हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात करें तो ऋत वह शक्ति है जो निर्जीव जो प्रकृति है और आकाशीय पिंडों को एक अनुशासन में रखती है। जैसे अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो उसके अंदर जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमेशा से एक समान है, इसके अंदर भी कोई अपवाद नहीं देखा गया। तो ये शक्ति कौन सी है, तो ये ऋत की जो शक्ति है वही शक्ति है जो इसको ब्रह्मांड को जो चला रही है। प्राकृतिक चक्र की बात करें, जैसे सूरज का समय पर उगना, चंद्रमा की कलाएं, ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, ये सब ऋत ही संचालित कर रहा है। ऋत के कारण ये संभव हो पा रहा है। तो एक स्टेबिलिटी हमें मिलती है। यदि ऋत नहीं हो तो ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगी, और वेदों में कहा गया है कि देवता भी ऋत के अधीन है और वो भी इसे नहीं बदल सकते, और ऋतस्य गोपा जो है वो इसका रक्षक है ऋत के। तो ये आपको ये चीज जो है, ये कंसेप्ट आपको बताना है इसके इंट्रो के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि नैतिक व्यवस्था के अंदर ऋत का क्या महत्व है। तो ऋत केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य का व्यवहार और नैतिकता पे भी लागू होता है। और कैसे, तो सत्य और ऋत की हम बात करते हैं तो अक्सर जो सत्य और ऋत है उसको एक साथ हम जोड़ के देखते हैं। तो सत्य वह है जो अपरिवर्तनीय है, सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। सत्य को किसी भी प्रकार से देखोगे, किसी भी एंगल से देखोगे तो वो सत्य ही नजर आएगा। वहीं ऋत उस सत्य का क्रियान्वयन है। जब ऋत का मतलब है कि वो जो सत्य है उसको एक्शन के तौर पे हमने दिखाया, तो ये ऋत इस तरीके से मोरालिटी से और सत्य से जुड़ा हुआ है। फिर धर्म का भी आधार है। तो पहले के टाइम में जो ऋत की अवधारणा जो थी वहां से विकसित होकर धर्म की अवधारणा बनी। तो एक व्यक्ति जब नैतिक रूप से सही आचरण करता है तो वह ऋत का पालन कर रहा होता है, यानी धर्म का पालन कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अंदर भी बहुत सारे नियम कानून बने होते हैं। हमारे पास हमारा संविधान है, अलग अलग तरह के अधिनियम होते हैं। उसकी उसको आधार मानकर एक प्रशासनिक अधिकारी को कार्य करना होता है। तो अगर हम ऋत की अवधारणा को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर जो नियम अनुसार कार्य चल रहे हैं उसी अनुसार कार्य होंगे, और उसके अंदर किसी भी तरह का अनुचित बदलाव नहीं होना चाहिए, वरना जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी उथल पुथल हो जाएगी, उसके अंदर भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऋत को प्रशासन के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्मवाद का जो सिद्धांत है उसको समझाना है कि कर्मवाद का सिद्धांत है क्या। क्या प्रारब्ध में विश्वास प्रशासनिक नियतिवाद की ओर ले जाता है। तो आप में से कईयों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि नया टॉपिक है और इसके बारे में ज़्यादा बच्चों को नहीं पता। प्रारब्ध क्या होते हैं, पुरुषार्थ क्या होता है,
उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नियतिवाद की ओर ले जाता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रारब्ध में भरोसा रखते हैं तो, या फिर पुरुषार्थ सक्रिय शासन को बढ़ावा देता है, तो इसको हमें मूल्यांकन करना है कि भाई कर्मवाद क्या होता है, और प्रारब्ध में विश्वास प्रशासनिक नियतिवाद की ओर ले जाएगा, या फिर जो पुरुषार्थ में अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो सक्रिय शासन को ये ज़्यादा बढ़ावा देगा, यानी एक्टिव गवर्नेंस को। तो इसको हमें डिस्कस करना है, एक दो में से एक चीज़ को हमें चुनना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कर्मवाद का सिद्धांत है वो है क्या। तो कर्मवाद का सिद्धांत बहुत बेसिक सिद्धांत है कि इंसान जिस भी प्रकार के कार्य करता है उसका फल निश्चित होता है। ये कर्मवाद का सिद्धांत है। एक बहुत छोटी सी लाइन है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, इस एक फिलोसॉफी पे यह आधारित है। तो ये है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्म जो है वो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। तो जो कर्मवाद का सिद्धांत है उसके 3 स्तंभ है। तो एक तो कर्म फल संबंध, कि जो आप जैसा कार्य कर रहे हो उसी के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा, यानी अगर आप शुभ कार्य कर रहे हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अशुभ कार्य कर रहे हो तो आपको बुरा फल मिलेगा। फिर है नैतिक उत्तरदायित्व। तो कर्मवाद के अंदर ये है कि मनुष्य जितने भी कर्म कर रहा है, ठीक है, और उन कर्मों का जो भी परिणाम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो इससे एक तरीके से उत्तरदायित्व की भावना भी हमें देखने को मिलती है। और तीसरी होती है फ्री विल, यानी स्वतंत्र इच्छा। हम वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उससे हम हमारा भविष्य जो है वो बदल सकते हैं। ये होती है तीसरी चीज। तो ये पूरे 3 मेन पॉइंट है कर्मवाद के। और कर्म की बात करें तो 3 प्रकार के कर्म जो है वो बताए गए हैं। और कर्म एक्चुअली में अगर हम नॉर्मली बात करें तो खाली जो हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं वही कर्म नहीं होता। कर्म जो है हमारे कार्य तो है ही, उसके अलावा जो हम वाणी बोलते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो भी जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग कर्म ही कहलाते हैं। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो संचित कर्म। तो संचित कर्म क्या होते हैं? जो हमने पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं और जो हमारे अभी के जो जन्म में जो हम कार्य करते जा रहे हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इसको संचित कर्म बोलते हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले जन्म में हमने कुछ कार्य किए थे जो संचित कर्म में पड़े हैं, और उनमें से एक सेट ऑफ कर्म है, एक छोटा सा समुच्चय कर्म का, जिसका फल हमें अब भोगना है अभी आने वाले टाइम में, तो उसे प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और तीसरे होते हैं क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारा आज जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स के बारे में, और ये भविष्य में जो है हमारे को फल देगा। जैसे आप मेंस लिखोगे तो आज की क्लास आपको काम में आएगी। तो ये होते हैं क्रियमाण कर्म। तो ये थोड़ा सा कर्मवाद के बारे में अपनों ने डिस्कस किया। तो ये कर्मवाद का जो सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नया टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है, और नए टॉपिक में से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब हम आंसर पे आते हैं कि कर्मवाद का सिद्धांत क्या है। तो ये कारण और प्रभाव के नियम पे कार्य करता है। इसका मूल मंत्र है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब इसके अलग अलग जो अंग है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई नैतिक उत्तरदायित्व, तो प्रत्येक कार्य एक फल उत्पन्न करता है, और प्रशासन में इसका अर्थ है कि एक लोक सेवक जो भी निर्णय लेगा उसका परिणाम जो है उसके समाज पे, वहाँ के लोगों पे पड़ेगा, इसलिए मैं नैतिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है संचित और प्रारब्ध। तो मैंने जैसे बताया संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध क्या होता है। तो अतीत के कर्मों का संग्रह जो होता है वो संचित होता है, जबकि उनमें से जो फल देने के लिए तैयार है, अभी जिसका फल मिलेगा मुझे, पुराने कर्म जो मैंने किए थे, उनको हम प्रारब्ध बोलते हैं। फिर क्रियामाण है, वे कर्म जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, और ये हमारा भविष्य का जो है भाग्य तय करेंगे। क्या आगे आने वाले टाइम में हमें क्या हमारा किस दिशा के अंदर हमारा फ्यूचर जाएगा, हमारा करियर जाएगा, या हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जाएगी, वो जो है क्रियमाण कर्म है, वो कहलाते हैं। अब हम प्रारब्ध पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रारब्ध के बारे में था और दूसरी चीज पुरुषार्थ के बारे में पूछी गई थी। तो अगर मान लो कि हम प्रारब्ध को लेकर चलते हैं कि सब कुछ फिक्स है, हमने अपने पिछले जन्म में कार्य कर लिए, अब हम उनको तो बदल नहीं सकते, अब उनका तो हमें आगे भोगना ही है, जो भी हमें मिलेगा प्रारब्ध। अगर हम ये मान के चलते हैं तो क्या होगा? तो प्रशासनिक, भाग्यवाद और प्रारब्ध, इन चीज को हम जोड़ के देखते हैं। तो प्रारब्ध का अर्थ है कि वे परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, पुराने जन्म में जो हमने कार्य किए, पिछले जो हमने कार्य किए, अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे किस परिवार में जन्म हुआ है, या फिर
कोई अचानक कोई आपदा आने वाली है, तो ये सब प्रारब्ध के तौर पे हमें मिलेगा, क्योंकि पहले टाइम पे हमने वो कर्म कर लिए, और प्रारब्ध का मतलब ये है कि अब उसका फल मिल रहा है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? तो अगर कोई प्रशासक है, उसने ये सोच लिया कि प्रारब्ध के अंदर आंख बंद करके बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सोचेगा कि सब कुछ पहले से तय है, यानी वो नियतिवाद में बिलीव करेगा। तो वो एक कर्मण्यता यानी इनर्शिया का शिकार हो सकता है कि सब कुछ तो पहले से लिखा है, तो मैं कुछ कर भी लूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो गरीबी, भ्रष्टाचार और आपदा, इन सब के प्रति वो क्या है, इनोवेशन ढूंढना बंद कर देगा। जो नवाचार है वो एकदम से बंद हो जाएंगे, और उनको भाग्य मानकर सुधार की कोशिश ही बंद कर दे। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर प्रारब्ध के अंदर आंख मूंद के भरोसा कर लिया गया। अब तर्क क्या है? तो भाग्यवाद जो है प्रशासनिक नवाचार और पहल को खत्म कर देता है, और स्टेटस को, जिसको बोलते हैं ना यथास्थिति, जैसा आज है वैसा ही पड़ा रहने दो, उसको बढ़ावा देगा। तो ये प्रॉब्लम है अगर हम आंख बंद करके प्रारब्ध में बिलीव करते हैं तो। अब हम बात करते हैं आगे पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ का एक साधारण सा अर्थ मैं बता देती हूँ कि कार्य करके चीजों में बदलाव लाना। पुरुषार्थ का मतलब ही होता है मेहनत, काम करना और सक्रिय शासन। इसके बीच में हम कोरिलेशन हम करते हैं। तो भारतीय दर्शन के अंदर प्रारब्ध का उत्तर पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ का मतलब होता है मनुष्य का सचेत और निरंतर प्रयास, यानी जो भी स्थिति है उसको बदलने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए हम लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, वो पुरुषार्थ है। तो धर्म आधारित जो शासन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जब एक प्रशासक पुरुषार्थ को अपना लेगा तो वह धर्म यानी कर्तव्य को सर्वोच्च मानेगा कि ड्यूटी के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रयत्न करने हैं, ये मेरी ड्यूटी है तो मुझे इसके लिए काम करना है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि प्रारब्ध क्या है या पहले से कुछ फिक्स है, मुझे ये सब सोचना ही नहीं है। तो वो प्रारब्ध यानी कठिन परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। और सक्रियता आएगी उससे, कैसे आएगी? तो पुरुषार्थ हमें सिखाएगा कि जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उसके माध्यम से हम भविष्य को बदल सकते हैं। जैसे सूखे की मार झेल रहे जिले के अंदर एक जो जिला कलेक्टर है, उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया कि तो सब लिखा हुआ है, सूखा लिखा हुआ था, पहले के कर्म बुरे थे यहाँ के लोगों के इसलिए आज सूखा आ गया। बल्कि वो क्या करेंगे, जल संरक्षण का एक अभियान चलाएंगे और इसे ही पुरुषार्थ हम बोलेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं, आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब इनको हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो केवल अगर हम प्रारब्ध पे ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम क्या होएगा? तो भाग्यवाद और निराशा हमें देखने को मिलेगी, और एक निष्क्रिय प्रशासन हमें देखने को मिलेगा कि हम समस्याओं को नियति मान लेंगे और उनको ठीक करने के लिए कुछ करेंगे नहीं। जैसे कोविड अगर आ गया और मैंने प्रारब्ध मान लिया उसको, तो उसके लिए जो हमने प्रयास किए थे, जैसे टीकाकरण अभियान चलाया था, क्वारंटीन किया था लोगों को, तो ये ऐसे प्रयास कभी होते ही नहीं। और अगर केवल पुरुषार्थ की अगर हम बात करेंगे तो अहंकार आ जाएगा और फल की चिंता सदैव बनी रहेगी। हम बहुत सारा डेडिकेशन से काम करेंगे और हमें हमेशा उम्मीद रहेगी कि इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर हम पुरुषार्थ में बिलीव करेंगे और प्रारब्ध को बिल्कुल नहीं देखेंगे तो अहंकार भी हो जाता है कि सब कुछ मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस तरीके की जो भावना है वो अंदर आने लग जाएगी। तो उससे क्या रहेगा, तनाव रहेगा। परिणाम अगर नहीं मिलेंगे कि जो मैंने सोचा था वो परिणाम नहीं मिले तो हताशा हाथ लगेगी। तो करना क्या चाहिए? तो हमें इन दोनों को मिक्स करना चाहिए, एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए जो गीता में लिखा हुआ है। गीता की जो अप्रोच है भगवत गीता की, वो यहाँ बेस्ट सोल्यूशन हमें देती है कि हमें निष्काम कर्म जो है उसको फॉलो करना चाहिए, कि हमारे प्रयास जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन फल जो है वो हम ईश्वर पे छोड़े। हमें उन्हें प्रयास करना है, लेकिन फल की जो इच्छा है, चिंता है, वो हमें नहीं करनी। तो इससे हमें एक सक्रिय शासन देखने को मिलेगा। और विपरीत परिस्थितियां हैं कि भाई कोविड-19 है, लगातार डेथ हो रही है, जिसे हम प्रारब्ध बोल सकते हैं कि इसे टाला नहीं जा सकता, ये शायद लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास जो है वो जारी है। तो इस परिस्थिति में भी अटूट कर्तव्य निष्ठा है अंदर बनी रहेगी, और कई बार अगर वांछित परिणाम हमें नहीं मिलेंगे तो भी हम उससे हताश नहीं होंगे, बल्कि और जो है आगे प्रयास करते रहेंगे। तो अब निष्कर्ष पे आते हैं कि प्रशासन में प्रारब्ध हमें विनम्र बनाएगा, हमें ये बताएगा कि अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिन पे हमारा बस नहीं चलता। किसी का जन्म जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की मृत्यु को हम रोक नहीं सकते। तो ये प्रारब्ध हमें सिखाता है, ठीक है, कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ वो शक्ति देगा कि हम परिस्थितियों के अंदर कुछ सुधार तो कर सकें। और एक सफल प्रशासक वही है जो प्रारब्ध को तो स्वीकार करे,
लेकिन पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़े, और इसी से हमें एक एक्टिव या प्रोएक्टिव गवर्नेंस है वो देखने को मिलेगी और उसका एक आधार बनेगा। तो इस तरीके से आपको इसको कंक्लूड करना है। ना हमें प्रारब्ध की बुराई करनी है, ना हमें पुरुषार्थ की बुराई करनी है। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव को हाईलाइट करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है उसके साथ हमें आंसर यहाँ पे करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कि एक सिविल सेवक अक्सर पारदर्शिता का कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ और गोपनीयता का कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच में फंस जाता है। कांट का जो नैतिक सिद्धांत है उसके ढांचे का यूज करना है, और एक अधिकारी इस द्वंद्व को कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकता है कांट की फिलोसॉफी से, वो हमें बताना है। आप एक चीज ध्यान रखना कि पहले ऐसा होता था, जो लाइक 2018 तक तो था लगभग, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर हेर फेर नहीं करते थे। सिलेबस में जो चीज़ दी है उसको एज इट इज़ डायरेक्ट पूछते थे। जैसे कांट की एथिक्स को समझाइए, प्लेटो का जस्टिस थ्योरी को समझाइए, भगवत गीता का जो नीति शास्त्र है उसको समझाइए। बट अब जैसे जैसे रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, आपकी समझ भी समय के अनुसार बहुत बढ़ रही है, एआई का ज़माना है, चीज़ें बहुत आसान हैं अभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके अंदर ये बिल्कुल ऐसे अप्रोच लेके आएंगे जिसके अंदर जो अपने ही सिलेबस के 2-3 टॉपिक को वो मिक्स करेंगे। जैसे अपनों ने यहाँ पे ड्यूटी जो अपना कर्तव्य आज का टॉपिक था उसको मिक्स किया है जो कांट का नीति शास्त्र है उससे। तो आप भी ध्यान रखना कि 2-3 टॉपिक को मिक्स करना, कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। तो अब अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच में संघर्ष हमेशा एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा रहा है, जहाँ पे पारदर्शिता जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो भ्रष्टाचार जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम गोपनीयता की बात करें तो जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा है और व्यक्तिगत जो निजता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गोपनीयता भी बनी रहे। तो इमैनुअल कांट का जो निरपेक्ष आदेश है इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट और तर्क संगत ढांचा हमें देता है। तो कांट का ये कहना है कि जो भी नैतिक रूल्स हैं, हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो हमारी इच्छा पे या परिणाम पे आधारित नहीं होने चाहिए। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलने चाहिए। जो फॉलो करना है वो फॉलो करना ही है। तो कांट के सिद्धांत का हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? तो कांट के अनुसार नैतिकता जो है भावना या परिणामों के अनुसार नहीं चलती, बल्कि कर्तव्य और तर्क पर। जो आपकी ड्यूटी फॉलो करनी है वो आपको करनी है, और आपको लॉजिक भी रखना है, तर्क आधारित होनी चाहिए एक अधिकारी। अब जो कांट के सूत्र हैं मुख्य 3, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका यूज करते हुए इस द्वंद्व का जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, कोई भी केस स्टडी, ये तो चलो हमने मेंशन ही कर दिया कि कांट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन दो इस प्रॉब्लम का। बाकी इतनी समझ आपको डेवलप करनी है धीरे धीरे कि कोई भी केस स्टडी दी जा रही है, कोई इशू आपको दिया जा रहा है, अब तुरंत कनेक्ट करो कि किसकी फिलोसॉफी यहाँ पे काम आएगी। वो आपको यहाँ पे इतनी सी एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और उसे कनेक्ट करना है कि सुकरात के जो फिलोसॉफी है उससे सॉल्व हो सकती है, कांट से, प्लेटो से, भागवत गीता से, बुद्ध से, कोई सी भी फिलोसॉफी है, कम से कम 2-3, कम से कम एक तो आपको कनेक्ट करनी है। बाकी 2-3 करोगे तो बहुत ही अच्छी चीज होगी कि आप वहाँ पे कर पा रहे हो। तो पहला नियम जो है सार्वभौमिकता का नियम, यूनिवर्सलिटी का जो नियम है उसकी बात करते हैं। तो कांट का पहला नियम ये कहता है कि हमें जो है केवल उसी नियम के अनुसार काम करना है जिसे हम एक सार्वभौमिक कानून बनाते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि कोई भी कानून है उसको हमें यूनिवर्सली फॉलो करना है, उसके अंदर किसी भी टाइप का अपवाद हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसका समाधान कैसे होगा हमारी प्रॉब्लम का? हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अधिकारी खुद को पूछना चाहिए कि क्या मैं चाहूंगा कि सभी अधिकारी हर समय हर जानकारी साझा करें? तो हर समय हर जानकारी साझा पॉसिबल नहीं है, इससे अराजकता हो सकती है। हो सकता है कि कोई किसी बिजनेस के बाद गवर्नमेंट से किसी बिजनेस की इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे ले ले, आरटीआई से मांग ले, और फिर उसका यूज जो है वो कंपटीशन को खराब करने के लिए या किसी टेंडर को प्राप्त करने के लिए करे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी कि क्या मैं चाहूंगा कि सभी अधिकारी को सब कुछ छुपाना चाहिए? तो नहीं, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो कैसा कानून बनाएंगे हम? तो यहाँ हम एक मध्यम मार्ग चुनेंगे
जिसे सार्वभौमिक बनाया जा सके। इस सार्वभौमिक किसको बनाएंगे, एक मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को हम सार्वभौमिक बनाएंगे, जिससे लोकहित की जानकारी तो हमें साझा करनी चाहिए कि भाई जनहित की जो भी जानकारियां हैं वो हमें सारी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, खुद से हमें बतानी चाहिए, पारदर्शिता यहाँ रखनी चाहिए। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी जानकारी है या किसी की निजता से संबंधित जानकारी है तो उसे हमें गोपनीय रखना है। तो ये चीज, इसको एक मध्यम मार्ग को हम सार्वभौमिक नियम जो है वो बना सकते हैं। हमें यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं करना कि सब कुछ जो है आप साझा कर दो या सब कुछ आप छुपा के रख दो, ऐसे एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी। तो ये एक रूल हमने बनाया। फिर मानवता का नियम जो है कि ह्यूमैनिटी का जो प्रिंसिपल है कांट का, उसको कैसे यूज करना है। तो व्यक्ति को कभी भी हमें साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें एंड के रूप में देखना है, साध्य के रूप में देखना है। तो यहाँ पे कैसे समाधान होगा, तो अब यहाँ पे हम व्यक्ति को एकदम सेंटर में रखेंगे। तो गोपनीयता जो है उसका उपयोग कैसे करेंगे हम। गोपनीयता का उपयोग भ्रष्टाचार छिपाने के लिए किया जा रहा है, तो अधिकारी जनता को एक साधन मान रहा है। तो निष्कर्ष क्या होगा इससे, तो पारदर्शिता का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब वह नागरिकों और अधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा करे, तब आप गोपनीयता का यूज करो। अदरवाइज आप हर चीज जो है वो शेयर करो। गोपनीयता केवल तभी मान्य है जब वह नागरिकों की सुरक्षा, जैसे किसी का पर्सनल डेटा अगर आप मांग रहे हो आरटीआई के थ्रू, तो नहीं देना। तो यहाँ पे हमने किसको सेंटर में रखना है, ह्यूमंस को, जो हमारे नागरिक है उसको हमने सेंटर में रखना है, और उसके आधार पे हमें डिसाइड करना है कि हमें गोपनीयता यहाँ पे बना के रखनी है। तीसरी चीज है स्वायत्ता और उद्देश्यों का जो साम्राज्य है, यानी किंगडम ऑफ एंड्स। तो अधिकारी खुद को एक ऐसे समाज का सदस्य मानना चाहिए जहाँ पे हर व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन कर रहा हो। तो इससे क्या होगा कि निर्णय इस आधार पे होगा कि क्या एक तर्कसंगत समाज इस कार्य की अनुमति देगा। एक पारदर्शी व्यवस्था ही विश्वास जीत सकती है, और कांट के तर्कसंगत समाज की ये नींव है। तो इस तरीके से जो कांटियन एथिक्स है उससे हमने हमारे डायलेमा को सोल्व करने का यहाँ पे प्रयास करा। और अब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल ढांचे की बात करते हैं। तो कांट के जो सिद्धांत है उसका यूज करते हुए एक अधिकारी को ये प्रक्रिया जो है अपनानी चाहिए। तो क्या होगा, तो देखो भ्रष्टाचार का अगर मामला है, भ्रष्टाचार के मामले में तो हमें पारदर्शिता चूज करनी चाहिए कांट के अनुसार। तो इससे क्या होगा, तो गोपनीयता यहाँ भ्रष्टाचार छिपाने का एक साधन बन जाएगी, और ये अनैतिक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात चल रही है तो यहाँ हमें कांट के अनुसार गोपनीयता को ध्यान में रखना चाहिए। तो सुरक्षा संबंधी जानकारी का खुलासा सार्वभौमिक रूप से हानिकारक होगा, सभी के लिए हानिकारक माना जाएगा। और तीसरा है कि लोक नीति की जब हम बात करेंगे तो हमें पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि हमें मनुष्य को साध्य मानना है। तो जनता को साध्य मानते हुए उन्हें नीति निर्माण में शामिल करना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम पारदर्शिता रखेंगे। तो इस तरीके से हमने एक डायलेमा का सॉल्यूशन कांटियन एथिक्स के अनुसार निकाला। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो कांट के ढांचे के अंदर जो भी कांट की एथिक्स है वो सबसे ज्यादा फोकस करती है ड्यूटी पे। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी ड्यूटी फॉर ड्यूटी से सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो हमारी ड्यूटी है। और एक अधिकारी को गोपनीयता का पालन केवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक नियम है, कानून है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, इसलिए हमें चीजों को गोपनीय रखना है। तो इसके जो व्यापक नैतिक कानून का जो है हिस्सा हमें इस चीज को मानना होगा, जब गोपनीयता का उद्देश्य केवल लोक हित के विरुद्ध हो तो पारदर्शिता का कर्तव्य एक निरपेक्ष आदेश बन जाएगा। तो हमें जो है गोपनीयता सिर्फ तब तक रखनी है जब लोगों का जहाँ पे हित हो या राष्ट्र की सुरक्षा हो। इसके अलावा हमें पारदर्शिता को ही मेंटेन रखना है। और ये पूरा क्वेश्चन जो है कांट के एथिक्स के इर्द गिर्द जो है वो हमने घुमाया है। अब आप मान लो कि आपके सामने एकदम से क्वेश्चन आया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम मेरे को कैसे इसको कनेक्ट करना है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे ये जरूर करना कि जो कांट के एथिक्स आपने याद की है उसको पूरे को आप उतार के आना। तो लिखते लिखते ही आपका दिमाग शायद थोड़ा कनेक्ट कर लेगा कि इसका सोल्यूशन आपको कैसा करना है। खाली मत छोड़ के आना। और ये जो बच्चे कुछ हैं जो कांट के एथिक्स को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसे ड्यूटी फॉर ड्यूटी से और उसके जो नैतिकता के सूत्र है वो मेंशन नहीं करेंगे, तो उनको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, कि अरस्तु के जो स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन, उसकी व्याख्या करनी है। और समाज का जो वंचित वर्ग है उनसे निपटते समय कठोर जो पेशेवरपन है, यानी स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म है, और सहानुभूतिपूर्ण करुणा है, कंपैशन है,
उसके बीच में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व को सुलझाने में ये सिद्धांत एक सिविल सर्वेंट को किस प्रकार हेल्प करेगा। तो हम कोई भी हमारे सामने समस्या आती है तो दो चीज़ें हमारे अंदर होती है। एक तो बहुत ज़्यादा करुणा होती है कि हम सबका भला करना चाहते हैं, सबके दुखों को दूर करना चाहते हैं बीइंग ए सिविल सर्वेंट। और दूसरी चीज़ हमारे सामने होते हैं नियम कानून, हमें उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए। तो कई बार जो है ये दोनों आपस में टकराते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके सामने कोई महिला आई हो, जो आपको पता है, आप पर्सनली उन्हें जानते हो कि बहुत वंचित वर्ग से है वो, और उन्हें अभी एक्सट्रीमली ज़रूरत है किसी गवर्नमेंट की स्कीम की जो है बेनिफिट की। लेकिन चूँकि उनके पास दस्तावेज़ नहीं है, तो आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में जो अरस्तू का सिद्धांत है, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, वो कैसे हेल्प करेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अरस्तू का जो स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत है वो बोलता है कि एक मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है ये, एक व्यवहारिक और एक संतुलित जो समाधान है वो देता है। इस सिद्धांत में विशेष रूप से एक सिविल सेवक के लिए एक अत्यंत बहुत ज़्यादा ये प्रासंगिक है। जब भी दो विपरीत छोरों के बीच के अंदर टसल होएगा, टकराव होएगा, तब ये बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से मध्यम मार्ग है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस है वो नहीं लेने, बीच का रास्ता जो है वो हमें निकालना है। तो इसका सिद्धांत है क्या? तो अरस्तू के अनुसार जो सद्गुण है यानी वर्चू है, वो दो अति या दो दोषों के जो है बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है। अल्पता यानी डिफिशियंसी, तो किसी गुण की बहुत ज्यादा कमी है हमने वो, और अतिशयता यानी एक्सेस, जो गुण के बहुत ज्यादा दिखता है, यानी किसी में बहुत ज्यादा कंपैशन है या फिर किसी के अंदर बहुत कम प्रोफेशनलिज्म है। तो ये दो दो चीजें हैं, दो गुण हैं, दो दोष हैं, उसके बीच का जो मार्ग है वही है जो सद्गुण है अरस्तू के अनुसार। तो अरस्तू का ये मानना है कि जो नैतिकता है वो शून्य या पूर्णता में नहीं है कि आप एकदम ही जीरो कंपैशन दिखाओ या फिर पूरी एकदम 100% कंपैशन दिखाओ या करुणा दिखाओ, ऐसा नहीं है। ना तो आपको जीरो होना है, ना आपको एक्सट्रीम 100 होना है, बल्कि संतुलन के अंदर आपको नैतिकता ढूंढनी है। उदाहरण के लिए साहस एक सद्गुण है, और कायरता जो है और दुस्साहस साहस जो है वो कायरता और दुस्साहस के बीच में एक ठीक स्थिति है। कायरता एक एक्सट्रीम चीज है और दुस्साहस जो है वो भी एक एक्सट्रीम चीज है, और उसके बीच के अंदर हमने एक साहस का सद्गुण ढूंढ लिया। तो जो जो मध्यम मार्ग वाली चीजें होंगी वो जो है सद्गुण कहलाएंगी, ये अरस्तू के अनुसार जो है कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि सिविल सेवा के अंदर जो है द्वंद्व की, जो मेन क्वेश्चन था अपना कि अरस्तू का जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। तो कठोर पेशेवरपन और बनाम सहानुभूतिपूर्ण करुणा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिविल सर्वेंट के सामने बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि एक तरफ तो हमें नियमों का कठोरता से पालन करना है, और दूसरी चीज है कि हमें मानवीय आधार पर जो है एम्पैथेटिक रहना है, चीजों में ढील भी देनी है। तो जैसे वंचित वर्ग है, गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, उनके मामलों में ये द्वंद्व बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, और ये स्वर्णिम माध्य का अनुप्रयोग जो है, इससे ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कठोर पेशेवरपन है उसकी बात करते हैं हम। तो यदि कोई अधिकारी बिना किसी मानवीय संवेदना से सिर्फ नियमों के आधार पर सॉल्यूशन निकालेगा कि जैसे कागज की कमी है तो उसकी वजह से एक भूखे व्यक्ति को राशन ही नहीं देंगे, तो ये नौकरशाही जड़ता एकदम बहुत ज्यादा एकदम ना ऑर्थोडॉक्स ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलेगी, या कठोरता का दोष बन जाता है, और ये पेशेवरपन अति पर है, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम में है प्रोफेशनलिज्म, और ये भी गलती है। यहाँ पे अतिवाद से हमें बचना है। दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा करुणा हम दिखा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा जो है कंपैशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमें डिफिशियंसी देखने को मिलेगी डिसिप्लिन की, यानी हमें अनुशासन थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। यदि कोई अधिकारी भावनाओं में बहकर नियमों को पूरी तरह अनदेखी कर रहा है तो इससे व्यवस्था के अंदर अराजकता फैलेगी, पक्षपात जो है वो देखने को मिलेगा, और भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है। तो ये पेशेवर अनुशासन की कमी को दिखाएगा। तो दोनों ही चीज क्या हो गई, यहाँ पे एक्सट्रीम हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो हमें क्या मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, तो इसका समाधान मिलेगा हमें बैलेंस मिडल पाथ से, मध्यम मार्ग से। तो अरस्तु का जो सिद्धांत है वो बताएगा कि सद्गुणी विवेक यहाँ पे जो है हमें शो करना है, कि हमें विवेक दिखाना है। यहाँ पे व्यवहारिक अनुप्रयोग कैसे करेंगे, तो एक अधिकारी को अपने नियमों के प्रति तो प्रोफेशनल रहना चाहिए ताकि जवाबदेही हमेशा बनी रहे, लेकिन जब हम उन नियमों को लागू कर रहे हैं तो उस समय हमें थोड़ी सी सहानुभूति भी दिखानी चाहिए। और किस तरीके से, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे एक उदाहरण से।
जैसे किसी वृद्ध महिला के पास पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो अधिकारी उसे सीधा मना कर दे तो ये बहुत गलत चीज है, या बिना जांच के पैसे दे दे तो ये भी गलत चीज है। भाई अगर आपने सीधा मना कर दिया तो आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रिक्ट हो गए, आप में संवेदनशीलता नहीं है। और अगर आपने बिना जांच के पैसे दे दिए तो आप लापरवाह हो। तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपने पेशेवर अधिकारों का यूज करना चाहिए, जो हमारे को पावर मिली है इस नियम से, इस कानून से, उनका यूज करके और उन दस्तावेजों को बनवाने में उसकी मदद करनी चाहिए जिससे कि उनको वो पेंशन मिल सके। तो ये एक मिडिल पाथ हो गया कि आपने अपने करुणा का भी यूज किया लेकिन आपने नियमों से समझौता नहीं किया। तो अब हम इसका विश्लेषण करते हैं कि भाई नियम पालन जब हम करेंगे, वही विशेषता है कि भाई नियमों का हम पालन कर रहे हैं, तो इसमें अल्पता किसकी है, तो लापरवाही की तो कमी है। ठीक है, स्वर्णिम माध्य होगा कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा, और अतिशयता ये होगी कि भाई नियमों की गुलामी हो जाएगी। तो एक एक चीज को हम एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नियम पालन कर रहे हैं तो नियमों की गुलामी हो जाएगी, कि भाई बहुत ज्यादा हम रेड टेपिज्म में या ब्यूरोक्रेसी में बिलीव कर रहे हैं। और अगर हम इस गुण की हमारे अंदर अल्पता है, बहुत ज्यादा कमी है, तो हम लापरवाह हो रहे हैं। लेकिन हमने मध्यम मार्ग चुना और प्रभावी क्रियान्वयन की बात करी। हमने कहा जो नियम है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लोक हित के अंदर होना चाहिए। फिर हम संवेदनशीलता की बात करें तो हमने है ही नहीं संवेदनशीलता, तो ये उदासीनता को दिखाएगा। और एक्सट्रीम है अगर हम में संवेदनशीलता तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे चीजों में, जो कि हमें नहीं होना। इसका मिडिल पाथ क्या होगा कि हमें सहानुभूति दिखाते हुए और न्याय देना है। तो हमें दोनों का मिश्रण जो है उसके अनुसार कार्य करना होगा। तो अरस्तु का ये सिद्धांत सिखाता है कि एक सिविल सेवक न तो मशीन है और न ही भावुक परोपकारी, उसे एक संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला अधिकारी बनना है जो करुणा से प्रेरित है और पेशेवर कौशल द्वारा निर्देशित है। यानी दोनों ही चीज जो है उसको एक्सट्रीम नहीं करनी, दोनों ही चीज को एकदम जीरो नहीं करना, हमें बीच का रास्ता जो है वो निकालना है। और एक्चुअल में जो व्यवहारिकता में यूज आएगा वो चीज भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड, यानी आप शुभ से क्या समझते हैं, एथिक्स के अंदर शुभ का मतलब क्या है, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम राइट, जो उचित बोलते हैं हम जिसको, उचित से ये किस प्रकार भिन्न है। उचित बोल दो या सही बोल दो, उसमें और गुड में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो नैतिकता में शुभ से हम क्या समझते हैं, जो गुड हमें दिया हुआ है, तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको बता देती हूँ। शुभ जो है वो डिजायरेबल है, कि जो हम चाहते हैं इसका आउटकम ये हो, बहुत अच्छा हो, वो है शुभ। और जो सही होता है वो तरीका है, एक तरीके से पाथ है। अगर मैं बात करूं कि जो उचित है वो एक पाथ है, तो जो उसकी डेस्टिनेशन है वो हम चाहते हैं कि शुभ हो। तो हम बात करते हैं कि नीति शास्त्र में शुभ का मतलब है उन लक्ष्य, मूल्य या उद्देश्यों से जिन्हें प्राप्त करना डिजायरेबल है, यानी वांछनीय है, या अंतिम परिणाम या साध्य की बात को दर्शाता है कि हमें लास्ट में ये चाहिए, वो शुभ है। ये जीवन की गुणवत्ता और परम सुख से जुड़ा हुआ है, और उदाहरण के लिए खुशी, शांति, न्याय, स्वास्थ्य, ये सब जो अच्छा जो स्वास्थ्य है वो सब शुभ के उदाहरण है, और इन्हें हम पाना चाहते हैं क्योंकि अपने आप में मूल्यवान है। तो ये है गुड की अवधारणा, शुभ की अवधारणा। अब ये राइट से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि शब्द तो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं लेकिन उनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या प्राप्त करना है, यानी साध्य हमारा जो है वो होता है शुभ। लेकिन अगर हम बात करें राइट की या उचित की, तो कार्य कैसे करना है, यानी कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, साधन, वो होता है राइट, उचित। प्रकृति की बात करूं तो ये मूल्य आधारित होता है और ये नियम आधारित होता है। यानी हम बोलते हैं ना कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो नियम के अनुसार करते हैं तो वो काम उचित है, नियम के अनुसार नहीं करेंगे तो वो काम अनुचित होगा। दृष्टिकोण की बात करें तो ये परिणामवादी है, फल पे यानी आउटकम पे बिलीव करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फिलोसॉफी की, तो जैसे ये उपयोगितावाद जो है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये एक तरीके से जो है आप कनेक्ट कर सकते हो गुड गुड से। लेकिन अगर हम बात करें कांट की नीति शास्त्र या फिर भागवत गीता का नीति शास्त्र, जो कर्तव्यवादिता पे बिलीव करता है, वो काम पे यानी ड्यूटी पे फोकस करते हैं, वो फल पे उतना ध्यान नहीं देते, आउटकम पे उतना ध्यान नहीं देते, तो उसको हम उचित से या फिर सही से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे समाज का अधिकतम कल्याण करना एक शुभ लक्ष्य है, जैसे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हम जानते हैं, एक फिलोसॉफी है। और किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोलना एक उचित कार्य है। तो इस तरीके से हमने उदाहरण भी
दे दिया। तो एक आदर्श लोक सेवक के लिए उसके कार्य उचित होने चाहिए, यानी नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए, और उसका उद्देश्य हमेशा शुभ होना चाहिए, जैसे जनता का कल्याण। एक सिविल सर्वेंट के लिए शुभ यही है कि जो लोक कल्याण है वो होना चाहिए। नीति शास्त्र की भाषा में इसे शुभ का उचित के साथ समन्वय कहा जाता है, यानी दोनों का जो है बैलेंस हो गया, दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन हो गया, वो ये कहलाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्या कोई व्यक्ति सद्गुणी होते हुए भी अनैतिक कार्य कर सकता है? ये हमें उदाहरण के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो आप बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि कोई व्यक्ति सद्गुणी है, यानी उसमें सारे वर्च्यूज, सारे गुण अच्छे हैं, तो भी वो क्या गलत कर सकता है। आप अपने अपने थॉट्स जरूर लिखना। अपने अपने आंसर पे आते हैं, मॉडल आंसर पे। तो हाँ, बिल्कुल, एक व्यक्ति सद्गुणी होते हुए भी अनैतिक कार्य कर सकता है। इसका कारण ये है कि जो वर्च्यूज होते हैं वो अकेले पर्याप्त नहीं होते जब तक उनके साथ विवेक नहीं जुड़ेगा, नैतिक विवेचना और परिस्थिति जन्य समझ नहीं जुड़ेगी। अब में चाहे कितनी ही वर्च्यूज हो, अगर आप में विवेक नहीं है, नैतिक विवेचना नहीं है, या प्रैक्टिकल विजडम नहीं है, तो फिर आप जो है अच्छा कार्य जरूरी नहीं है करोगे, सद्गुणी होने के बावजूद भी। अब इसका सैद्धांतिक आधार हमें बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में आप किसी फिलोसोफर को जरूर से मेंशन करने की ट्राई करना, कोशिश करना, कनेक्ट करो कैसे ना कैसे करके। तो यहाँ पे हमने अरस्तु को एग्जाम्पल लिया है, तो उसके अनुसार सद्गुणों का सही प्रयोग तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास, किसी व्यक्ति के पास प्रैक्टिकल विजडम है। केवल अच्छा इरादा पर्याप्त नहीं है, कार्य का परिणाम भी अच्छा होना चाहिए, प्रक्रिया भी नैतिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लिख लेना चाहो तो, कि केवल अच्छा इरादा जरूरी नहीं है, जो हमें आउटकम मिल रहा है और जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। कभी कभी दो सद्गुण आपस में टकरा भी जाते हैं, और एक सद्गुण का पालन करने के लिए दूसरे का उल्लंघन भी हमें करना पड़ता है। जैसे सत्य बोलने के सद्गुण पर अडिग रहना, यदि निर्दोष की जान ले ले तो वह कार्य सत्यनिष्ठ होते हुए भी अनैतिक माना जाएगा। यानी एक तरीके से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन उस सच बोलने से किसी की जान जा रही है। हमने तो सद्गुण अपनाया ना, सत्य बोलना, सत्यनिष्ठा, लेकिन वो किसी परिणाम उसका क्या हुआ, किसी ने जान ली। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से चीजें समझाएंगे। जैसे करुणा से प्रेरित कोई अधिकारी है, तो एक जिला अधिकारी बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा करुणाशील है, और वो अत्यधिक गरीब लोगों की मदद के लिए पात्रता की जांच किए बिना ही सरकारी सहायता जो है वो बांट रहे। उनको लगता है गरीब है, सबका भला कर दो, बहुत ज्यादा करुणा है उनमें। तो सद्गुण यहाँ पे क्या है, करुणा, तो हमें देखने को मिल गया। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, नैतिकता क्या निकल के आ रही है इसके अंदर। तो सद्गुण, करुणा और सहानुभूति तो दिख रही है, बट अनैतिकता मिल रही है यहाँ पे। जैसे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, जो सार्वजनिक संसाधन है उनका दुरुपयोग हो रहा है एक तरीके से। और परिणाम क्या होगा, अपात्र लोगों को लाभ मिल जाएगा, और जो हमने सिस्टम एक बनाया था, व्यवस्था एक बनाई थी, उस पे से लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा। तो ये सद्गुणी होते हुए भी उसका परिणाम तो सही नहीं है। यहाँ करुणा विवेक से रहित होने के कारण, यानी करुणा है लेकिन विवेक नहीं है, तो अनैतिक कार्य के अंदर ये चीज बदल गई। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि बहुत ज्यादा ईमानदार है कोई व्यक्ति, तो एक अधिकारी पूर्णतः ईमानदार है, लेकिन वो छोटी प्रक्रिया में अत्यधिक कठोरता दिखाता है कि हर चीज जो है वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से फॉलो होनी चाहिए, हर दस्तावेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें कोई भी लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं अपना रहा अधिकारी। तो उससे क्या होगा, तो सद्गुण तो ठीक है, यहाँ पे ईमानदारी और नियम पालन हमें देखने को मिल गया, लेकिन अनैतिकता क्या होगी कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो एक तरीके से संवेदनशीलता है, उसकी पूरी तरह से अनदेखी हो जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा कि जनहित में हानि हो सकती है, और जो प्रशासन है वो लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा असंवेदनशील है। ईमानदारी जब मानवीय दृष्टि से कट जाती है तो नैतिकता कमजोर हो जाएगी। तो अब हमें निष्कर्ष पे आना है। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति सद्गुणी होते हुए भी अनैतिक कार्य कर सकता है, यदि सद्गुण विवेक और संतुलन से रहित हो। सद्गुण तो है लेकिन विवेक ही नहीं है, बैलेंस अप्रोच ही नहीं है, परिस्थितियों का सम्यक आकलन नहीं किया। भाई सद्गुण में पूरा फोकस रखा, मैं ईमानदार हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, लेकिन हमें पता ही नहीं कि परिस्थितियों, किस परिस्थिति में हमें कैसे बिहेव करना है। जैसे कोई सत्य बोलता है, बहुत ज्यादा सत्य बोलता है, और कोई मान लीजिए DRDO में साइंटिस्ट है,
और किसी दूसरे देश ने उससे पूछा कि चलो बता दो कि आप मिसाइल कैसे बनाते हो, तो वो सत्य बोल के बता दे, तो क्या फायदा है इसी नैतिकता का, ये सॉरी सद्गुण का। तीसरी चीज है कि व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं और वो सार्वजनिक कर्तव्य पे जब हावी हो जाती है, तो फिर सद्गुणी होते हुए भी इंसान जो है अनैतिक हो जाता है। तो ये सद्गुण होना अच्छी बात है, सद्गुण होने से नैतिकता जो है जरूरी नहीं कि आई है, और हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि एक ईमानदार अधिकारी राजनीतिक दबाव यानी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है उसके बावजूद नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन उसका बार बार क्या कर देते हैं, ट्रांसफर, स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो आपको ये चीज बतानी है कि इस केस में कौन से सद्गुण आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन से वर्च्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा बताना है कि क्या केवल सद्गुणी होना पर्याप्त है या व्यवहारिक बुद्धि भी आवश्यक है, और तीसरा आपको गाइड करना है इस अधिकारी को, मतलब सलाह देनी है। तो आपको अपने सबसे पहले तो इस केस को समझते हैं कि यहाँ पे चीजें क्या है कि भाई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा वगैरह सब कुछ है, तभी तो वो फिर भी अपने नियमों का पालन कर रहा है, कर्तव्य परायणता है उसमें, लेकिन उसका बार बार स्थानांतरण हो रहा है, तो ये चीज व्यवहारिक तो नहीं है। तो व्यवहारिक बुद्धि भी यहाँ बहुत जरूरी है। कैसे व्यवहारिक बुद्धि यूज करनी है वो अपने डिस्कस करते हैं। तो इस मामले में एक ईमानदार अधिकारी की स्थिति नैतिक साहस और व्यवहारिक विवेक के बीच में संतुलन को दर्शाती है। और अपने जो है क्वेश्चन का जो एनालिसिस है अब करते हैं। जो प्रदर्शित सद्गुण है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सत्यनिष्ठा अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे कि बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर भी अपने मूल्यों से, अपने जो सिद्धांत है उसके साथ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया, चाहे कितना ही भारी दबाव हो। दूसरी चीज हमें मॉरल करेज यानी नैतिक साहस देखने को मिलता है कि प्रतिकूल परिणाम हो रहे हैं, कि बार बार स्थानांतरण हो रहा है, फिर भी जो सही कार्य है उसकी हिम्मत दिखाई है कि वही जारी किया जाए। तीसरी चीज है कर्तव्य परायणता यानी फोर्टिट्यूड, अपने पद की जो शपथ और नियम है उसके प्रति अटूट निष्ठा जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर निस्वार्थता कि खुद के करियर की सुविधा के ऊपर सार्वजनिक हित, लोक कल्याण, नियम, इन सबको जो है प्राथमिकता यहाँ दी जा रही है। ये सारे सद्गुण हमें यहाँ पे देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि क्या केवल सद्गुण ही होना पर्याप्त है, ये सद्गुण से काम चल जाएगा या व्यवहारिक बुद्धि भी जरूरी है। तो यहाँ पे हमको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। तो केवल सद्गुण ही होना पर्याप्त नहीं, सद्गुण तो होने चाहिए बट केवल सद्गुण ही यहाँ पे होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे फिर हम कोट करेंगे अरस्तु को। तो अरस्तु के अनुसार सद्गुणों के साथ व्यवहारिक बुद्धि भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल विजडम जिसको बोलते हैं। तो यदि अधिकारी केवल नियमों पे अड़ा रहेगा और बार बार उसका ट्रांसफर होगा, तो आप खुद सोच के देखिए कि लॉन्ग टर्म में तो उसको फायदा ही नहीं होगा, जो बदलाव हो वहां पे प्रॉपर ला ही नहीं पाएगा कि भाई हर 2 महीने में ट्रांसफर है, 3 महीने में ट्रांसफर है। तो एक स्टेबिलिटी तो चाहिए काम करने के लिए, चीज़ों को समझने में ही समय लगता है, ऑफिस की या एरिया की चीज़ों को समझने में। तो बार बार उसका स्थानांतरण होगा तो सिस्टम के भीतर रहकर कोई दीर्घकालिक बदलाव जो है वो नहीं आ पाएगा उसमें। और व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम नियमों से समझौता नहीं करेंगे। व्यवहारिक बुद्धि का मतलब ये नहीं कि नियमों से हम समझौता करें, बल्कि ये समझना है कि नियमों को इस तरीके से कैसे लागू किया जाए कि कार्य भी सिद्ध हो जाए और जो अनावश्यक बाधाएं आ रही है, जैसे बार बार ट्रांसफर हो रहा है, वो भी टल जाए। तो सद्गुण इच्छा देते हैं हमें, और व्यवहारिक बुद्धि जो है वो रास्ता दिखाती है कि सद्गुण तो ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं ईमानदार रहूं, लेकिन जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है वो रास्ता दिखाएगी कि ईमानदार लगातार इस तरीके से चला जा सकता है। और लोग भी तो सीखेंगे ना कि बार बार स्थानांतरण होगा तो लोग भी डिमोटिवेट होंगे। बट अगर आप किसी भी तरीके से उस चीज से, उस सिचुएशन से बच रहे हो और अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे हो, तो लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे और वो भी आपके रास्ते पे चलेंगे। अब तीसरी चीज है कि हमें अधिकारी को क्या सलाह देनी है। तो पहले कि हमें स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, हमारी रणनीति में थोड़ा सा लचीलापन हमें लाना होगा। अपने लक्ष्यों के प्रति तो हमें दृढ़ रहना है, लेकिन जो अपनी कार्य प्रणाली है, जो अपना जो भी वर्किंग नेचर है, उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। भाई हर छोटी बात पे हमें राजनीतिक जो टकराव है उससे बचना है, उससे हमें मोल लेने की जरूरत नहीं है कि हर छोटी छोटी बातों पे हम सबसे लड़ भिड़ ले। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहीं पे हमें जो है राजनीतिक पूंजी है बचा के रखनी है। दूसरी है कि सहमति बनाने का कौशल, कि चलो कोई राजनीतिक पर्सन है, वो हमारी बात से असहमत है, बट अगर मैं उन्हें समझाऊंगी कि अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं या इस पॉलिसी को लेके आते हैं, इस योजना को लेके आते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो है जनता का विश्वास आप में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो वो बिल्कुल से जो है सहमति वहां पे दिखा सकते हैं।
राजनेताओं को ये समझाने का प्रयास करें कि नियमों का पालन करना उनके और जनता के लिए दीर्घकालिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तीसरी चीज़ है नेटवर्किंग और समर्थन। ज़रूरी नहीं है कि हम इकलौते ही हैं पूरे डिपार्टमेंट में जो ईमानदार है, हमारे साथ ये कुछ वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी भी होंगे, ज़रूर साथ के भी होंगे, तो उनको साथ लेकर हमें यहाँ पे चलना चाहिए। समान विचारधारा वाले वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाना, जब हम अकेले नहीं होंगे तो हमें दबाना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। चौथी चीज़ है कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है हर चीज़ का, और पारदर्शिता बना के रखनी है। तो हर आदेश को लिखित में मांगने की आदत डालें और अपनी फाइलों में तर्क स्पष्ट करें कि हमने कोई कार्य नहीं किया तो इस कारण से नहीं किया है। यह एक तरीके से सुरक्षा कवच के तौर पे हमारे लिए काम करेगी। फिर है सबसे मेन चीज़, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। तो स्थानांतरण को सजा के रूप में नहीं लेना, एक नए क्षेत्र में सेवा के अवसर के रूप में लेना है। और व्यवस्था बदलना एक लंबी प्रक्रिया, एक दिन में कोई चेंज नहीं कर सकता। अब निष्कर्ष पे आते कि अधिकारी को एक नैतिक योद्धा के बजाय एक कुशल प्रशासक बनना चाहिए, जो ईमानदारी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाए। तो इस तरीके से आप भी जब प्रशासनिक अधिकारी बनो तो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना। हमारा काम जो है वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बनाना है। हमें ये नहीं बताना है कि भाई ठीक है ईमानदारी सब कुछ है ये वो। ईमानदारी से अगर कार्य अच्छे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ईमानदारी की वजह से कार्य रुक रहे हैं तो हमें बातचीत पे आना चाहिए। कुछ और जो सॉल्यूशंस है, जैसे मैंने डिस्कस करा कि हम सहमति बनाने का प्रयास करें, हम समझाने की कोशिश करें, तो वो भी तो एक सद्गुण है। किसी को कन्विंस करना भी तो एक कौशल है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें जोर देना चाहिए। तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको एथिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, कैसे आपको आंसर्स करने चाहिए वो समझ में आ रहा होगा। तो कल की क्लास में आप अच्छे तरीके से पढ़ के आना। मिलते हैं हम कल की क्लास में नए टॉपिक्स के साथ में। और जिन जिन की कॉपी नहीं आई है मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको चेक करके भेज दूँगी। मेरे हिसाब से मेरी तरफ से तो सबकी क्लियर है, आप सबकी जो ऑफलाइन भी है और जो ऑनलाइन भी है उनकी क्लियर है। फिर भी किसी की बच गई है तो आप इन्फॉर्म कर देना, आप सबको आपकी कॉपीज़ मिल जाएगी और मैं खुद ही चेक करूँगी कि कोई और चेक नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में।